मुखी, कौन है ये दोनों? ये मेरी बहू है और मैं सूरज की माँ। हमारी हवेली में कदम रखने की जरूरत कैसे की? मैं इस हवेली में मोहब्बत के लिए झोली फैलाने आई हूँ। चली जाओ यहां से। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से, वरना वरना क्या? मार दो हमें, लेकिन इस दुश्मनी के रिश्ते को दोस्ती में बदल दो। जिस तरह हमारा बेटा जिंदा नहीं हो सकता, उसी तरह दुश्मनी का रिश्ता दोस्ती में नहीं बदल सकता। अगर तुझे ब्रह्म वक्त ने बेचा है तो जाकर कह दे उसे कि जब तक हम सूरज को नहीं मार देते, दुश्मनी खत्म नहीं होगी। आप मर्द लोग दुश्मनी के रास्ते से पहले चलते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि दुश्मनी की रस्में पालने की बुनियाद मर्दों की रखी हुई है, और इन रस्मों की सूली पर औरतों को चढ़ना पड़ता है। मेरी तरह मां बनकर सूली पर चढ़ना पड़ता है। कहीं खुशी बनकर, कहीं संदल बनकर, और कहीं मुखी बनकर। कहीं मुखिया इन रस्मों का जहर पीकर न जी रही है न मर रही है। सब मर जाए मेरी तरफ से, मर जाए सब। जहां बेटे की लाश उठाई है, वहां मैं अपनी अना की खातिर हर रिश्ते की लाश उठा सकता हूं। अना हाथ से बढ़ जाए तो तकब्बुर बन जाती है, और खुदा तकब्बुर करने वालों को कभी माफ नहीं करता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए इन नफरत की रस्मों को सूरजमुखी की मोहब्बत से खत्म हो लेने दे, वरना मर्द के जब्बर का तकब्बुर औरत पर हमेशा होता रहेगा, होता रहेगा। अगर बुलंदबत को मारने से आपके कलेजे की आग ठंडी होती है ना, तो ये लो, ये बुलंदबत का पोता है, बुलंदबत का कल, इसे मार दो। जब इंसान का आने वाला कल मरता है ना, तो उसका आज खुद ब खुद मर जाता है।
चौधरी हाकिम इतना जालिम नहीं कि दुश्मनी के लिए इस मासूम फरिश्ते को मारने का गुनाह करे। दुश्मनी इस मासूम से नहीं, बुलंद वक्त से है। हाकिम जब भी मारेगा अपने दुश्मन बुलंद वक्त को मारेगा। ले जाओ इसको, ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम मालकन। कहां से आई हो? मैंने पूछा कहां से आई हो तुम दोनों? चौधरी हाकिम की हवेली से। आपकी नजर में दुश्मन की हवेली होगी, मेरे सूरज की खुशियां हैं वहां पर। खुशियां? और वो भी दुश्मन की हवेली से? और किसकी इजाजत से गई थी तुम दोनों? मां को औलाद की खुशियां मांगने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। तेरे सूरज की मौत है वहां पे? नहीं, मुखी के रूप में मेरे सूरज की जिंदगी है वहां पे। तो फिर ले आई खुशियां वहां से? लाई तो नहीं, पर लाऊंगी जरूर। तो अब तुम करोगी मर्दों के फैसले? बाबा, अगर मर्दों के दिए दुख औरत सह सकती है, मर्दों के दिए रोने रो सकती है, तो फिर फैसला करने का इख्तियार क्यों नहीं औरत को? और फैसला भी वो जिसमें औरत का भला नहीं, मर्दों की भी भलाई है। और तू चुप रह बहू। और तुम दोनों के वहां जाने से क्या हुआ होगा आखिर? सारे हाकिमपुर के सामने सर उठा कर वो कहेगा कि बुलंद वक्त ने अपनी बहू और बीवी को सुलह की भीख मांगने के लिए भेज दिया। और क्या क्या बातें बनाएंगे लोग? लोग जो कहते हैं कहते रहे। हाकिम और आप नफरत के दो दरख्त हैं, और यहाँ के लोग आपकी टहनियां हैं। और कीकर के तने की टहनियों के साथ कांटे ही होते हैं, फूल नहीं। तो अब ये कांटे तू काटेगी क्या? उन्हें मैं काटूंगा। ये नफरत के कांटे हैं सूरज, ये तुम्हारे काटने से नहीं कटेंगे। ये काटते काटते तुम्हारा सर कट जाएगा। पहले भी तो कई सर कटे हैं बाबा। और सर झुके तो नहीं ना। अब सूरज और मुखी की मोहब्बत के सामने गुरूर से तने हुए सिरों को झुकना ही पड़ेगा। बुलंद वक्त का सर झुकाना चाहता है तू? मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं बाबा, अपना कद ऊंचा रखने के लिए आपने
बहुत से रिश्ते पैरों तले रौंद दिए, मगर अब ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। यज्ञ जैसे भी बुझानी पड़ी, इसे बुझाकर ही चैन लूंगा मैं। सूरज ठीक कहता है बाबा। और फिर चौधरी हाकिम इतना जालिम तो नहीं। अगर जालिम होता तो वो हम सबको मार देता, आपके इस पोते को भी मारकर आपका कल खत्म कर देता। अगर आपके और चौधरी हाकिम के दरमियान कोई सालिस हो तो ये लड़ाई सुलह में भी बदल सकती है बाबा। वो अभी इतना बेबस नहीं हुआ बुलंद बख्त। बेबस ही तो है बाबा। चंदू मरा, लाला मरा, चाचा मरा, क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं कर सके आप। बेबस ही तो है। कुछ नहीं रहा आपके पास सिवाय आपके इस झूठी अना के, तकब्बुर से अकड़े हुए सर के। मुझे तो डर लगता है कि आपके जनाजे को कंधा देने के लिए भी बाकी कोई नहीं रहेगा। कोई न रहे और ना रहे कोई। जब अमीर बख्त जिंदा था, जब चंदू और शहबाज जिंदे थे, तब भी बुलंद बख्त बैसाखियों के सहारे नहीं जीता था। और आज अगर तुम दुश्मन की बेटी की वजह से मुझे छोड़कर चले जाओगे, तो भी मैं बगैर बेटे के, बगैर सहारे के चलना सीख जाऊंगा। और जाओ, जाओ, छोड़ जाओ मुझे सब, जाओ, चले जाओ यहां से। मुखी पुत्र, पहचान गई हो ना पुत्र? बाबा आप? वो रात मुझे भी याद है जब सूरजमुखी ने मोहब्बतों के हथियार से नफरतों को मारने का दावा किया था। अब दावे अधूरे रह गए ना पुत्र। सूरजमुखी के सब वादे टूट गए ना। मत ले सूरज का नाम मेरे सामने बाबा। पुत्र, मोहब्बत नफरत में बदल गई ना आखिर। बेवफा है बाबा। ये तो खुदा जानता है पुत्र कि बेवफा कौन है और वफा किस में है। ये तो खुदा जानता है पुत्र कि बेवफा कौन है और वफा किस में है। मुझे तो लगता है कि बख्तपुर और हाकिमपुर के ना सूरज में वफा है और ना किसी मुखी में।
सब नफरतों के पुजारी हैं, सब। दोनों गांव में से किसी मुखी ने भी मोहब्बत का ख्वाब देखा तो उसका ख्वाब टूट जाएगा। किसी सूरज ने भी अमन चाहा तो उसी सूरज को नफरतों की शाम में गरूब कर दिया जाएगा। तेरे भाई की कब्र मैंने खुद खोदी थी और उसे कब्र में भी मैंने खुद अपने हाथों से उतारा था। उसकी आंखें खुली थी। जनाजे पर आने वाले सब यही कह रहे थे कि इसको बुलंद बख्त के बेटे ने मारा है, लेकिन उसकी खुली आंखें मुझे ये कह रही थी कि इसे नफरतों ने मारा है। उन नफरतों ने जिसको खत्म करते करते सूरजमुखी की मोहब्बत भी नफरत में बदल गई। हम सब बहुत नासमझ हैं पुत्र। हम समझते हैं कि हमें दुश्मन मार रहा है, जबकि हकीकत ये है कि हमें दुश्मन नहीं मार रहा, हमें नफरतें मार रही है। इंसान को इंसान नहीं मिटाता पुत्र, बल्कि इंसान को नफरत ही मिटाती है। हम नफरतें मिटा देंगे तो इंसान नहीं मिटेंगे, इंसान को मिटा देंगे तो नफरतें नहीं मिटेंगी। इसीलिए जब हम दुश्मन मिटाने से पहले नफरतें मिटा देंगे तो कसम है मुझे खुदा की, ना कोई कातिल रहेगा और ना कत्लगाहें रहेगी, ना कत्लगाहें रहेगी, ना कत्लगाहें रहेगी। वो रात मुझे भी याद है जब सूरजमुखी ने मोहब्बतों के हथियार से नफरतों को मारने का दावा किया था। सब दावे अधूरे रह गए ना पुत्र, सूरजमुखी के सब वादे टूट गए ना, मोहब्बत नफरत में बदल गई ना आखिर। वो बेवफा है बाबा। ये तो खुदा जानता है पुत्र कि बेवफा कौन है और वफा किस में है। मुझे तो लगता है कि बख्तपुर और हाकिमपुर के ना सूरज में वफा है और ना किसी मुखी में। तेरे लिए नफरत थी और बुलंद बख्त के लिए मौत थी। आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश ना करी सूरज। मुखी तुझसे नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है।
बेवाह हुई है, मगर जिस तरह इस दुश्मनी में हम दोनों उजड़े हैं, उस तरह बख्तपुर और हाकिमपुर में ना तो कोई खुशी उजड़ी होगी, ना ही कोई मुखी। पालने की बुनियाद मर्दों की रखी हुई और इन रस्मों की सूली पर औरतों को चढ़ना पड़ता है। मेरी तरह मां बनकर सूली पर चढ़ना पड़ता है, कहीं खुशी बनकर, कहीं संदल बनकर और कहीं मुखी बनकर। आप सबको मैंने हाकिमपुर और बख्तपुर में अमन कायम करने के लिए बुलाया। अमन की ख्वाहिश उस ख्वाब की तरह है जिसकी हमेशा ताबीर उल्ट होती है। अमन तो इसी तरह ही हो सकता है डीएसपी साहब कि चौधरी हाकम और बुलंद बख्त की सुलह हो जाए, और सुलह हो नहीं सकती। डीएसपी साहब, आप खुद सोचें, हाकिम चौधरी ने हमारे चौधरी बुलंद बख्त का भाई मरवाया, छोटा बेटा मरवाया और बाद में दूसरे बेटे को फांसी लगवा दिया। बुलंद बख्त के मरने वाले तो सभी याद हैं आपको, मगर आपको शायद ये याद नहीं कि अमीर बख्त ने चौधरी हाकिम की बहन आमना को भगाकर अदालत में जाकर निकाह पढ़ा लिया और उसके बेटे सूरज ने मुखी को उठा लिया और उसके बेटे शेरदिल को कत्ल कर दिया। ये ठीक कहता है। चौधरी हाकिम को तबाह करने के अंदर बुलंद बख्त ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सुलह मुश्किल है डीएसपी साहब, अब पानी सर से गुजर चुका है, अब सुलह नहीं हो सकती। मैंने आप लोग को गिले और शिकायतों के लिए यहां नहीं बुलवाया। मेरी बात समझने की कोशिश करो। शिकवों और शिकायतों से नफरतें कभी नहीं मिट सकती। और जहां नफरत हो डीएसपी साहब, वहां मोहब्बत की उम्मीद नहीं होती। नफरत का बीज बोने की पहल अमीर बख्त ने की थी। हाकिम चौधरी की बहन के साथ अगर अमीर बख्त ने निकाह कर लिया था, ये हर बालिग लड़की का कानूनी और शरई हक है। जब सूरज मुखी को उठाकर ले गया था तो क्या ये भी उसका कानूनी और शरई हक था? मैं आज तक यही समझता रहा कि चौधरी हाकिम और बुलंद बख्त आपस में सुलह करना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को मिलकर यह महसूस हो रहा है कि यह सुलह कभी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बात को बढ़ाने वाले हैं। बरादरी वालों ने कई बार सुलह करवाने की कोशिश की है डीएसपी साहब। तो अब क्या तुम बिरादरी वाले बेबस हो चुके हो? तुम चाहते हो कि दुश्मनी में दोनों चौधरी एक दूसरे को मारते फिरे? तुम चाहते हो कि मुखी की इज्जत तमाशा बनी रहे? तुम चाहते हो कि पटवारी साहब की बेटी की तरह फिर कोई खुशी बेवा हो जाए?
हाँ भाई, क्या कहा डीएसपी? वो चाहता है आपकी बुलंद बख्त से सुलह हो जाए। फिर आप लोगों ने क्या कहा? डीएसपी साहब का मशवरा कोई बुरा नहीं है चौधरी साहब। इसलिए हम सब बरादरी वालों ने फैसला किया है कि अब ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। और फिर लड़ाई में रखा ही क्या है चौधरी साहब? ठीक है, मैं समझ गया। अगर तुम लोग समझते हो कि ये लड़ाई सारी बिरादरी की नहीं है, सिर्फ बुलंद बख्त की है, तो जाओ जाकर हाकिम से सुलह कर लो तुम लोग। ये लड़ाई मैं अकेला ही लड़ लूंगा। चौधरी साहब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, इस दुश्मनी ने आपको क्या फायदा दिया? शौक के साथ नंगे पांव खारदार रस्तों पर कोई नहीं चलता। दुश्मनी के रास्ते पर चलने के लिए हाकिम ने मजबूर किया था मुझे, मेरे भाई अमीर बख्त को मारकर दुश्मनी की पहल हाकिम ने की थी। दुश्मनी की पहल बुलंद बख्त के बरा अमीर बख्त ने की थी। मेरी बहन आमना से अदालत में निकाह करके हाकिम की बहन आमना को अमीर बख्त जबरदस्ती हवेली से उठाकर नहीं लाया था, वो अपनी मर्जी से खुद आई थी। उस दुश्मन से सुलह कर लूं जिसका पुत्र सूरज मेरी धी मुखी को उठाकर ले गया। उस सालिम से सुलह कर लूं जिसने मेरे पुत्र चंदू को मरवा दिया। उस खूनी से सुलह कर लूं जिसने मेरे जवान पुत्र शेर दिल को मरवा दिया। उस संगदिल से सुलह कर लूं जिसने मेरे पुत्र शाहबाज को फांसी लगवा दी। हमारा बस चले बख्तपुर में उड़ने वाले परिंदों को भी हाकिमपुर में उड़ने की इजाजत न दें। हमारा बस चले तो हाकिमपुर से आने वाली हवाओं को भी दाखिल न होने दे बख्तपुर में। बुलंद बख्त ने मेरे पुत्र शेर दिल को मरवाकर मेरी कंड नंगी कर दी है। हाकिम ने मेरा भाई और मेरे 2 पुत्र मुझसे छीनकर मेरी कमर तोड़ दी है। बुलंद वक्त से सुलह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस कह दिया ना मैंने, सुना नहीं आप लोगों ने? यही मेरा फैसला है, बस यही चौधरी हाकिम की